तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की पहला यूनिट जो है यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी। यानी हम ये पहले यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर दे दिया है कि जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो किस तरीके से पढ़ेंगे। तो यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना यानी यथार्थवाद की प्रस्तावना, उसके बाद जानेंगे कि यथार्थवाद क्या है, फिर एक यथार्थवाद या अनेक, यानी यथार्थवाद एक होता है या इसके अन्य भी कोई रूप हैं। इसी तरीके से उसके आगे पढ़ेंगे हम प्राचीन यथार्थवाद। प्राचीन या पारंपरिक का मतलब होता है, पारंपरिक का मतलब अगर हम आपको बताएं तो बहुत सिंपल होता है। वो ये होता है कि जो पहले से चली आ रही चीज़ें होती हैं, जो हमारे पूर्वज फॉलो करते रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पारंपरिक, ट्रेडिशनल। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि समकालीन यथार्थवाद अथवा नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद यानी कि अभी जो, या समकालीन का मतलब होता है कि करेंट में जो यथार्थवाद चल रहा है उसकी बात कर रहा है, कि वर्तमान की। तो इस तरीके से यदि और विषयों की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा, और जो मुख्य टॉपिक है यह है यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं। तो इसमें मुख्यतः 3 दिया है, क्या, राष्ट्रहित, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा। ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं किसी भी देश के लिए, कि भाई राष्ट्र का हित किस चीज़ में है, राष्ट्र की शक्ति क्या है और राष्ट्र किस प्रकार अपनी सुरक्षा करेगा। ये 3 चीज़ें ये इसकी जो है क्या है, मुख्य अवधारणाएं हैं। अब यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी उपागम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवाद के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो क्या है, संघर्ष का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत और अवरोध का सिद्धांत। तो संघर्ष का सिद्धांत तो समझ रहे हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर, लाइक कश्मीर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये एक संघर्ष का सिद्धांत। और शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे ये, इसमें भी हम भारत और पाकिस्तान का मुद्दा ले सकते हैं, चीन भारत का मुद्दा ले सकते हैं, कि जैसे पाकिस्तान जो है भारत से कमज़ोर है लेकिन उसने परमाणु हथियार बना लिया है। तो परमाणु हथियार बना लेने के बाद अब भारत जो है वो इतनी आसानी से पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ये जानता है कि पाकिस्तान के पास क्या है, परमाणु बम है। यदि किसी भी परिस्थिति में यदि कोई भी देश अगर वो युद्ध हारने के कगार पे होगा तो अपना अंतिम जो हथियार है वो यूज जरूर करेगा। तो ये है। तो इसके और इसी के साथ अगर भारत चीन, तो थोड़ा सा भारत कमज़ोर है, या फिर अमेरिका से चीन नहीं उलझता है, चाहे जो, देखिए परमाणु हथियार जो हैं वो जितने भी देश हैं उनके साथ युद्ध को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वो क्या करता है, जो हम मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदते हैं तो कोई युद्ध नहीं होने वाला है, लेकिन शक्ति संतुलन बना रहे, यानी कि शक्ति ये नहीं, ऐसा ना हो कि कोई देश हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और हम कमज़ोर रह जाएं। तो ये परिस्थिति न उत्पन्न होने की स्थिति जो होती है वो शक्ति संतुलन की होती है। और अवरोध का सिद्धांत होता है कि किसी के भी राह में, जिसे हम खुद आगे ना बढ़ें तो तोहरों को ना बढ़ने दें, यानी हम ना खुद आगे बढ़ेंगे ना तुमको बढ़ने देंगे। तो ये बात हो जाती है अवरोध। और सारांश का मतलब होता है कि सबका जो इतना हम लोग पढ़े हैं उसी का शॉर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई होंगी। लास्ट में अभ्यास प्रश्न भी है, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं सीधे हम प्रस्तावना से। ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है इसकी, तो अगर प्रस्तावना को देखते हैं तो लिखा है, आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो चीज़ें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनेक प्रमुख उपागमों में से यथार्थवाद विश्व राजनीति की प्रकृति की व्याख्या करने में सबसे अधिक प्रभावी सिद्धांत सिद्ध हुआ है। स्टेटमेंट है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि एक विचारधारा के रूप में इसका वर्चस्व का कारण शायद यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियमन की विशेषताओं में युद्ध की स्थिति की व्याख्या करता है। अब जो ये पहला लाइन कह रहा है कि विश्व राजनीति की प्रकृति की व्याख्या करने में सबसे अधिक प्रभावी सिद्धांत सिद्ध हुआ है, तो क्यों सिद्ध हुआ है, तो कहने का मतलब है कि ये जो विचारधारा है वो
युद्ध की स्थिति की व्याख्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन की विशेषताओं में, कहने का मतलब कि युद्ध के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं, यानी जिसको सारे देश फॉलो करेंगे, दुनिया भर के देश फॉलो करते हैं, उन सिद्धांतों की क्या की गई है, यथार्थवाद में उसकी चर्चा की गई है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो है उपागम ये बन जाता है। पूरे विश्व के जितने भी उपागम है उनमें सबसे प्रमुख उपागम ये बन जाता है। अब आगे की बात है, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि इसकी मूल अवमान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या है कि समय के साथ क्या है कि चीज़ें बदलती हैं, तो ये भी आज अपने मौलिक स्वरूप में नहीं है, बल्कि उसमें क्या आया है, कुछ चेंजेज आए हैं। अब वो चेंजेज क्या हैं वो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे इस इकाई में आप आगे पढ़ेंगे, ये भी वही चीज़ लिख रहा है, यथार्थवाद की कटु आलोचना भी हुई है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें क्या हुआ है, यथार्थवाद की आलोचना भी की गई है। इस इकाई का अध्ययन करने के पर आपको यथार्थवादी उपागमों के गुणों दोषों की समुचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यानी जैसे ही टॉपिक हमारी समाप्त होगी तो हम यथार्थवाद के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विषयों पर हमारी जो स्थिति होगी वो बहुत मजबूत होगी, यानी हम उसको बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और हम पूर्णतः इस चैप्टर में प्रवेश करेंगे। यानी ये यहाँ जब कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उसका प्रस्तावना होता है, वो दरवाज़ा होता है, और वहाँ से हम दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं, और यथार्थवाद के साथ ही या तो दरवाज़ा खुल जाता है या फिर टूट जाता है। तो अब हम चलते हैं दरवाज़ा तोड़ने की तरफ। तो क्या है यथार्थवाद, क्या है? तो आइए हम यथार्थवाद पर आपकी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं, आज भी सबसे प्रमुख विचारधारा के रूप में देखा जाता है। यद्यपि उसकी उत्पत्ति थ्यूसिडाइडस द्वारा प्रस्तुत 431 ईस्वी पूर्व के पेलोपोनेशिया युद्ध के वर्णन में तथा लगभग उसी समय संज द्वारा चीन में रचित युद्ध की कला नामक पुस्तक में पाई जाती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख उपागम के रूप में यथार्थवाद का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। वास्तव में इसका उदय आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। वे सभी देश जिनके हित सम्मान थे मिलकर रहते थे। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। बजाय अब इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। क्या? पहली बात कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, यह आज भी सबसे प्रमुख विचारधारा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में कह रहा है कि थ्यूसिडाइडस जो थे, ये इसका क्या किए थे, ये जो मतलब कहने का मतलब है कि ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये यथार्थ कहने का यहाँ ये मतलब है कि ये जो यथार्थवाद है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी थ्यूसिडाइडस के द्वारा प्रस्तुत 431 ईस्वी में एक ये पेलोपोनेशिया में एक युद्ध हुआ था। तो उस पेलोपोनेशिया के युद्ध में का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम जो क्या है, यथार्थवाद की चर्चा की गई थी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि युद्ध का नाम क्या था, पेलोपोनेशिया। कब हुआ था? 431 ईस्वी पूर्व में। और कौन प्रस्तुत किया था? थ्यूसिडाइडस। चूंकि जैसे अगर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं इन फ्यूचर, यदि आप नेट हैं और जेआरएफ का एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आपको चीज़ें ये क्या करेंगी, जब आप छोटे छोटे ये वर्ड, ये चूँकि देखिए जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यथार्थवाद को रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 431 ईस्वी पूर्व में हुई। पेलोपोनेशिया युद्ध के में इसका वर्णन है। ये सारी चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए। इसके साथ ही क्या कह रहा है, रचित युद्ध की कला द आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक में पाई जाती है, और पुस्तक का नाम क्या था, द आर्ट ऑफ वार। तो ये एक एक जो चीज़ें हैं, इस पर आपको ये क्या करना है, ये की पॉइंट है, इसको नोट भी कर लीजिएगा और या इसको याद कर लीजिएगा। परंतु अब कह रहा है इतनी चीज़ हो गई, परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख उपागम के रूप में यथार्थवाद का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है इसका कब हुआ, वो हुआ 20वीं शताब्दी में। कहने का मतलब कि 431 ईस्वी पूर्व में इसका उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन उस समय जब बगैर ये जो युद्ध है या फिर जो देश का ये सब कंसेप्ट था ही नहीं, तो इसीलिए जो अगर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जो है इसका, जैसे पहले क्या था कि 431 ईस्वी पूर्व में किसी देश के एक कोने में जो है, जैसे प्लेनोपोसिया युद्ध है, तो उसी क्षेत्र में ये सीमित रह गया। लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति तब मिली, यानी अलग अलग देश जो विश्व भर के जो देश हैं उसमें ये कब पहुंचा, 20वीं शताब्दी में। यहाँ शताब्दी में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे देखिए शताब्दी का क्या कहानी है कि 1900 से लेकर, ठीक है, 1999 तक के टाइम पीरियड को 20वीं शताब्दी कहा जाता है। तो जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात होगी तो यानी 1900 से बाद की, कई लोग 20वीं शताब्दी को 2000 के बाद की चीज़ें समझते हैं, तो 2000 के बाद 21वीं शताब्दी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो 1600 से लेकर 1699 तक क्या हुआ, 17वीं शताब्दी। इसी तरीके से अगर 18वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1700 से लेकर 1799 तक क्या हुआ, 18वीं शताब्दी। इसी तरीके से 19वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1800 से लेकर जो 1899 तक का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 19वीं शताब्दी। तो इस चीज़ को समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आते हैं फिर आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप। अब कह रहा है कि इसका उदय कैसे हुआ, यथार्थवाद का उदय क्या। यथार्थ का और आदर्श ये दो चीजें होती हैं, एक बोलते हैं यथार्थ और एक होता है यथार्थ और एक होता है आदर्श। और यथार्थ को व्यवहार से इसका लिया जाता है और ये आदर्श से लिया जाता है। कहने का मतलब कि एक अप्रोच है जिसको व्यवहारिक रूप में अपनाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन ये क्या है, यथार्थ यानी पूर्ण रूपेण क्या है, व्यवहारिक है। तो यानी जब ये आदर्श आया, जैसे कि आप देखिए जैन धर्म था, तो जैन धर्म में कई सारे ऐसे नियम थे जो पूरी तरीके से आदर्शवादी थे, जिसे फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसमें कठोर था। और वहीं बौद्ध धर्म को देखें तो उसमें ये चीज़ें जो थी काफ़ी व्यवहारिक थी। तो आज क्या है, बुद्ध धर्म का प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है, जबकि जैन धर्म भारत में ही सिमट के रह गया। किसी भारत के में भी पूरी तरीके से नहीं, भारत के किसी छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह गया। तो यथार्थवाद आदर्शवाद, मतलब आदर्शवाद बेहतर है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि आदर्शवाद और, तो ये जो है यथार्थवाद का जो जन्म हुआ था वो आदर्शवाद के विरुद्ध हुआ था। कब, 20वीं शताब्दी में। अब आते हैं नेक्स्ट। तो कह रहा है कि वे सभी देश जिनके हित समान थे, माने समान का मतलब होता है एक तरीके के समान थे, वो मिलकर रहते थे, यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त कर दिया। अब कहने का मतलब है कि इससे पहले एक चीज़ मानी जाती थी कि जिसके भी हित समान है वो सभी क्या करते हैं, मिल के रहते हैं। लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, और तब क्या हुआ कि दो देश जिनके हित समान भी थे वो भी क्या हुए, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। तो इस तरीके से ये जो एक कह सकते हैं कि लोगों के मन में जो एक ये भावना थी कि समान हित वाले देश जो हैं एक साथ होते हैं, वो क्या हुई, टूट गई। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। बजाय इसके कि विश्व किस प्रकार का होना चाहिए, यथार्थवादियों ने इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान विश्व में जिस रूप में है उसका अध्ययन करें। अब देखिए यहाँ पे यथार्थवाद और आदर्शवाद में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है कि वो क्या कहते हैं, आदर्शवाद कहता है
कि मतलब विश्व कैसा होना चाहिए, वो ये बताता है कि होना कैसा चाहिए। जबकि यथार्थवाद किस बात पर बल देता है, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विज्ञान है, विश्व जिस रूप में है, यानी आदर्शवाद कहता है कि किस रूप में होना चाहिए, इसकी बात करता है। जबकि यथार्थवाद कहता है कि वर्तमान में जिस रूप में है उसको पढ़ो। ये मत देखो कि भविष्य में मतलब कैसा होना चाहिए। वो नैतिकता की बात नहीं करता है, वो व्यवहारिकता की बात करता है। तो एक बड़ा अंतर आदर्शवाद और व्यवहारवाद में ये भी देखने को आपको मिल जाएगा कि जो आदर्शवाद है वो नैतिकता पर बल देगा, जबकि यथार्थवाद व्यवहारिकता पर बल देगा। ठीक है, तो इसी के साथ आते हैं यहाँ। तो ये लाइन थोड़ा सा इधर की छूटी हुई थी। इधर था कि आदर्शवाद इस बात की खोज में थे कि युद्ध के कारण क्या थे तथा इनकी अस्थायी छुटकारा किस प्रकार हो सकता था, अस्थायी शांति कैसे संभव हो सकती थी। इसके विपरीत यथार्थवादियों का विश्वास था कि युद्ध स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि मानव की प्रकृति अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने की है। जहां आदर्शवाद इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संचालन नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, वहीं यथार्थवाद का आधार शक्ति की राजनीति और राष्ट्रहित का संवर्धन है। अभी हम जैसे थोड़ी देर बाद पहले बता रहे थे ना कि आदर्शवाद क्या नैतिकता पे बल देता है, जबकि यथार्थवाद व्यवहार पे। और यथार्थवाद कहता है कि जो है शक्ति की राजनीति, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसी की बात दुनिया मानेगी और वही दुनिया को क्या करेगा, लीड करेगा। और राष्ट्रीय हित के लिए कोई भी कदम उठाना चाहिए किसी भी, देखो उसके लिए चाहे युद्ध भी लड़ना पड़े तो। जबकि आदर्शवाद क्या कहेगा कि नहीं, अस्थाई शांति की व्यवस्था कैसे हो इस पे बात करना चाहेगा कि भाई युद्ध क्यों हुआ, युद्ध क्यों न हो, है इस तरीके के विषयों पर चर्चा करेगा। जबकि यथार्थवादी क्या करेगा, शक्ति की राजनीति की बात करेगा और क्या कहेगा, राष्ट्रीय हित का संवर्धन करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। परंतु इन शब्दों का अर्थ क्या है, जैसे जैसे आप इस इकाई में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होते जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो परेशान न हो, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। अर्थ समझाने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यथार्थवाद राज्यों को विश्व कह रहा है कि यथार्थवाद राज्यों को विश्व राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्ता मानता है। कहने का मतलब यथार्थवाद जो है वो स्टेट को क्या कहता है कि आप इसके एक्टर हैं, हीरो हैं। जैसे मूवी में क्या होता है, एक हीरो के अंतर्गत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसी तरीके से यथार्थवाद जो स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार आदि राज्यों से नहीं बल्कि देश से है। यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, हम आपको बताते चले कि कई बार लोग जैसे पॉलिटी में यानी पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब क्या होता है, देश होता है। और राज्य की परिभाषा यदि भारत के संविधान की बात करें तो राज्य क्या होता है, यदि भारत के संविधान की बात करें राज्य का मतलब देश से होता है। और यदि भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा दी गई है। और राज्य क्या होता है, यदि राज्य क्या होता है प्रश्न की बात की राज्य क्या है, तो राज्य की परिभाषा होती है कि वह क्षेत्र जिसका क्या हो, निश्चित भूभाग हो। तो ये इंडिया क्या है, इंडिया का क्या है, ये एक रफ मैप बना रहे हैं, तो ये एक निश्चित भूभाग है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत। तो ये निश्चित क्षेत्र क्या है, फिक्स है। तो निश्चित क्षेत्रफल हो, तो यानी भारत के पास क्या है, निश्चित क्षेत्रफल है। इसके बाद इसमें क्या हो, निश्चित एक इसमें जनसंख्या हो, तो जनसंख्या भी क्या है तो निश्चित क्षेत्रफल है भारत का। तो कितना है, लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा एरिया है। तो यानी क्या है, एरिया जो है हम क्या है, फिक्स है। इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी है लगभग 140 करोड़। अभी 2021 की जनसंख्या का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो इसके बाद की बात करें तो पहले कह रहा है कि निश्चित एरिया हो, उसके बाद कह रहा है कि पॉपुलेशन हो, उसके बाद कहता है कि गवर्नमेंट हो यानी सरकार हो, तो भारत सरकार भी है। और चौथी चीज कहता है कि संप्रभुता हो, संप्रभुता इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉवरेन। ठीक है, तो इस एरिया तो आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट भी समझ गए होंगे, पॉपुलेशन भी समझ गए हैं। थोड़ा सा संप्रभुता को मैं आपको थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ कि संप्रभुता क्या है। तो अब बात करते हैं
संप्रभुता पे, उसके बाद आगे हम फिर चलेंगे। तो संप्रभुता क्या होता है कि कोई भी देश, जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, तो वो अपने आंतरिक यानी देश के अंदर या बाहर हैं कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ऐसे देश को क्या कहेंगे? संप्रभुता, संप्रभु। अब जैसे मान लीजिए कि अब भारत का ही उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ एक है उत्तर प्रदेश स्टेट, उत्तर प्रदेश है, ये राज्य है, और ये है आपका भारत, ये देश है। इसको हम लोग राज्य कहते हैं, हालांकि ये प्रांत है। तो उत्तर प्रदेश के पास क्या है? जनसंख्या है। भारत के पास भी क्या है? जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के भी पास एरिया है, फिक्स एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है, और इसके पास भी फिक्स एरिया है यानी क्षेत्रफल है। इसके पास भी उत्तर प्रदेश की भी अपनी सरकार है और भारत की भी अपनी सरकार है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के पास क्या नहीं है? संप्रभुता, संप्रभुता नहीं है। कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश को यदि चीन से व्यापार करना होगा, उत्तर प्रदेश को अफगानिस्तान से व्यापार करना होगा, उत्तर प्रदेश को अमेरिका से व्यापार करना होगा, तो उसे भारत से पूछना पड़ेगा, यानी कि वो अपने कार्य करने के लिए क्या है? स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अगर भारत को अमेरिका से व्यापार करना होगा, भारत को रूस से व्यापार करना होगा, भारत को रूस चीन से व्यापार करना होगा, तो उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भारत क्या है? राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है बल्कि क्या है? प्रांत है। तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब क्या होता है? देश से लिया जाता है। ये चीज़ें समझने वाले बच्चों को नहीं बताया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट होता है, तो इसलिए बचपन में आप लोग नहीं पढ़े होंगे चीज़ें। तो आते हैं फिर से अपने पुराने। तो क्या होता है, अभी हम लोग कहा थे यहाँ, यथार्थवाद राज्यों को विश्व राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्ता एक्टर मानता है। ठीक है, राज्य यानी देश। तो अब आते हैं नेक्स्ट। इस तथ्य को संप्रभुता की अवधारणा से बल मिलता है। वही संप्रभुता, अभी जैसे मैंने आपको समझा दिया, देखिए जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ वो चीज़ें आगे मिल रही हैं, बात आप समझ रहे होंगे। तो संप्रभुता की अवधारणा को क्या मिलता है? बल मिलता है। संप्रभुता मैंने आपको बता दिया क्या होता है। संप्रभुता के द्वारा राज्य स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाइयों के रूप में विश्व व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। राष्ट्रवाद तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ राज्य सुसंगठित राजनीतिक समुदाय बन पाए हैं। इस व्यवस्था में सभी अन्य संस्थाएं एवं संबंध राष्ट्रीय राज्यों नेशन स्टेट के अधीन रहते हैं। यहाँ से चीज़ें एक बार और समझने वाली हैं। कह रहा है कि संप्रभुता के द्वारा राज्य स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाइयों के रूप में विश्व व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता, जबकि भारत कर सकता है। तो भारत क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास संप्रभुता है। ठीक है, तो कह रहा है इस व्यवस्था में अन्य सभी जो आस्थाएं एवं संबंध राष्ट्रीय राज्यों के अधीन रहते हैं। कि भाई जो भी नेशन स्टेट होगा, यानी भारत, उत्तर प्रदेश केवल स्टेट और भारत क्या है? नेशन स्टेट। तो जितने भी छोटे छोटे स्टेट होंगे वो किसके? भारत के क्या होंगे? अधीन होंगे। तो जो संप्रभुता है यानी सॉवरेनिटी है वो किसके पास है? भारत के पास, ना कि किसी भारत के छोटे छोटे प्रांत या राज्य के पास। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। संप्रभुता के द्वारा राज्य एक स्वायत्त इकाइयों के रूप में विश्व व्यवस्था में कार्यरत है। स्वतंत्र इकाई, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो राष्ट्रवाद तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों में उदय के साथ साथ राज्य सुसंगठित राजनीतिक समुदाय बन पाए हैं। इस व्यवस्था में अन्य आस्थाएं एवं संबंधी राष्ट्रीय राज्यों को अधीन रहते हैं। इस तर्क के आधार पर सभी गैर राज्य अभिकर्ता नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगम तथा अंतर सरकारी संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र आधुनिक विश्व व्यवस्था गौण स्थान पर देखे जा सकते हैं। इस तथ्य को मानते हैं हुए भी कि गैर राज्य अभिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है और विश्व व्यवस्था के विकास में प्रमुख साझेदारी करते हैं। यथार्थवादी इस धारणा पर अधिक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्र राज्यों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, स्वीकार करते हुए कि गैर राज्य अभिकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में भागीदार है। यथार्थवादी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि राज्य की सर्वोच्चता को आज भी कोई चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय राजनीति सत्ता के इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार कोई भी शक्ति राज्य के ऊपर या उच्चतर नहीं हो सकती। तो यही क्या है? संप्रभुता है। यानी इस पूरे ये पूरा पैरा है, इसमें ये पूरा पैरा किसको समर्पित है? संप्रभुता को, जो मैंने आपको बता दिया। अब छोटा सा इसमें एक टॉपिक मैंने और बता देता हूँ। जैसे देखिए, मैंने क्या कहा संप्रभुता की परिभाषा में कि अगर ये कोई देश है तो ये अपने आंतरिक और बाह्य कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें मैंने भारत और उत्तर प्रदेश का आपको क्या दिया था? उदाहरण दिया था। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि भारत है
और भारत यूएनओ का मेंबर है, ठीक है, यूएनओ का मेंबर है। अब क्या होता है कि यूएनओ में 193 देश, यूएनओ के टोटल मेंबर कितने हैं? 193। अब यूएनओ में कोई फैसला होता है, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड कोई फैसला लिया गया कि भाई, या फिर कोई भी फैसला लिया जाता है, तो भारत क्या करता है? उन फैसलों को मानता है। तो कहने का मतलब कि भारत को कहाँ से, बाहर से क्या मिल रहा है? कोई परमिशन दे रहा है कि भाई आप ऐसा करिए, तो भारत कर रहा है। तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में संप्रभुता, कि भारत क्या है? संप्रभु नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत संप्रभु है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि यूएनओ, भारत, यूएनओ सारे देश 193 देश हैं यूएनओ के मेंबर, उसमें भारत भी एक है। और कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि ये जो भारत है वो इन देशों में से है, तो अब यहाँ से जो आदेश आएगा उसका पालन भारत भी करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आंतरिक या बाह्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उस पर क्या है? यूएनओ का नियंत्रण है। लेकिन एक बात समझने वाली और है कि जो यूएनओ का जो मेंबरशिप लिया है, ये यूएनओ जो है, इसका मेंबरशिप भारत कैसे लिया है? स्वेच्छा से लिया है, ठीक है, स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से लिया है। और अपनी इच्छा से इसको क्या कर सकता है? त्याग भी सकता है। यानी भारत स्वेच्छा से इसका लिया है और जब चाहे इसको क्या कर सकता है? छोड़ भी सकता है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं? यूएनओ को समझ सकते हैं, सॉरी, संप्रभुता को समझ सकते हैं। तो ये पूरा जो पैरा आप देखें, ये पूरा पैरा ही जो है संप्रभुता को ही समर्पित है। पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है भाई? एक यथार्थवाद या अनेक। मतलब यथार्थवाद एक है या फिर अनेक है, तो इस पर हम बात करेंगे फिर। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट पैरे पे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों के इस विषय पर कोई आम सहमति नहीं पाई जाती है। यथार्थवाद की परिसीमा क्या है? प्रश्न ये है कि क्या यथार्थवाद एक सुविकसित और व्यवस्थित सिद्धांत है या फिर यथार्थवाद के अनेक किनारे पाए जाते हैं? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल पाया है। फिर भी विभिन्न वर्गीकरणकर्ताओं ने प्रायः यथार्थवाद को एक छोर किनारे के अन्य पृथक करने का प्रयास किया है। सामान्यतः यथार्थवादी विचारधारा दो मुख्य वर्गों में श्रेणी में रखा गया है, एक प्राचीन अथवा पारंपरिक यथार्थवाद या समकालीन। या तो अब कह रहा है कि एक मतलब ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क क्या कह रहा है कि भाई यथार्थवाद एक है या अनेक है? तो अभी तक जितने विद्वान हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी स्कॉलर हैं, वो लोग एक आम सहमति का मतलब होता है कि सारे लोग मिलकर एक फैसला नहीं ले पाए हैं कि मतलब क्या यथार्थवाद एक है या अनेक है। यानी इसकी अभी सीमा का क्या हुआ है? चर्चा नहीं हो पाया, यानी अभी तक सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। तो अब समझने वाली बात है कि भाई सीमा इसकी निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विद्वान जो हैं इसको क्या करते हैं, इसको एक सीमा का निर्धारण करने का प्रयास किए हैं। तो इसी आधार पर क्या कर दिया गया है कि इनको दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन? एक को बोलते हैं प्राचीन या पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल, और एक समकालीन या आधुनिक यानी